आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यूपी टीईटी रिजल्ट के साथ साथ आंसर की के बाद यहाँ पर 8 कॉमन अंक छात्रों को मिलेंगे। यूपी स्कॉलरशिप 35 और राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार भर्ती को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है बीएड छात्रों के लिए कि एलटी ग्रेड नए अध्याचन में शामिल नहीं होगी। पुरानी भर्ती के हजारों पद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कई विषयों में खाली रह गए पद, अभ्यर्थियों की मांग नए पदों को जोड़कर जारी किया जाए विज्ञापन। लेकिन यहां पर जो विज्ञापन जारी होना है तो इसका लगभग क्लियर हो गया, लेकिन पुराने जो पद हैं लगभग 5000 के पद हैं, इन पदों को इस भर्ती में जो है वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब तक लगभग 1200 पदों का अध्याचन जो है वो मिल चुका है, लेकिन इनमें पुरानी भर्ती के दौरान खाली रह गए हजारों पदों को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुराने पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2018 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और हिंदी एवं कला विषय में अहर्ता के विवाद के कारण अब भी तकरीबन 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो फंसी हुई है। वहीं अगर आप बात करोगे विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे विषयों में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण हजारों पद रिक्त हो गए थे। विज्ञापन में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1045 पद थे, जिनमें से केवल 84 पदों का यहां पर चयन हुआ था। कंप्यूटर विषय से 1667 पदों के मुकाबले महज 36 पदों का चयन हुआ था। कुल मिलाकर के मिली जानकारी के अनुसार लगभग यहां पर 3200 पद जो हैं वो खाली रह गए हैं। तो जो प्रतियोगी हैं उनका कहना है कि इन 3200 पदों को शामिल करके कुल लगभग 5000 के आसपास पदों पर भर्ती निकाली जाए, लेकिन आयोग जो है वो जो नए पदों का अध्याचन मिल रहा है, जिनकी संख्या अभी 1200 के आसपास है, कुल मिलाकर के इनकी संख्या 2000 के आसपास होने वाली है, उन पर भर्ती जो प्रक्रिया है वो करने का जो है मतलब उसने कहा है। अब आगे चीजें क्या होती है वो अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता तब तक क्लियर नहीं होगी। फिलहाल यहां पर आयोग के द्वारा यही जानकारी मिल रही है कि नए पदों पर ही अध्याचन जिन पर मिला है उन्हीं पर भर्ती जो है वो आएगी। राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार की होगी भर्ती। कई वर्षों से लेखपाल और व संग्रह व भूमि अध्यापित अमीनों राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति का भी यहां पर इंतजार है। राजस्व परिषद अगले 100 दिनों में राजस्व निरीक्षकों के रिक्त 2900 व नायब तहसीलदार के रिक्त 602 पदों को भरने का फैसला किया है। इससे पिछले कई वर्ष से पदोन्नति का इंतजार कर रहे राजस्व संवर्ग के कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। फील्ड में राजस्व प्रशासन के कामकाज में तेजी आएगी। राजस्व परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों पर तय अनुपात में 76/22 लेखपाल, संग्रह अमीन व भूमि अध्यापित अमीनों की पदोन्नति जो है वो की जाती है। वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो राजस्व निरीक्षक के लगभग 2900 पद खाली हैं। परिषद ने चयन वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए विभाग की पदोन्नति समिति की बैठक जो है वो कर ली है। करीब 2000 से अधिक लेखपालों, संग्रह अमीनों व भूमि अध्यापित अमीनों के पदोन्नति की संभावना है। इनकी पदोन्नति के आदेश जल्द जारी हो सकते हैं। चयन वर्ष 2021-22 के रिक्त पदों पर आगे पदोन्नति की कार्रवाई कर राजस्व निरीक्षक के बकाया रिक्त पदों को भरा जाएगा। जितनी इनकी पदोन्नति होगी उतने ही लेखपाल और अमीनों के पद जो हैं वो खाली हो जाएंगे। मतलब 3500 यहां पर नए पदों जो होंगे वो खाली होंगे और इन पर यूपी SSC के द्वारा भर्ती प्रक्रिया जो है वो कराई जाएगी। नेक्स्ट यहां पर यूपी टेट को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। 8 प्रश्न गलत है और इसमें सभी को जो है वो अंक मिलेंगे संशोधित, मतलब जो आपकी फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है और आज टेट का परिणाम जो है वो जारी होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। टीटी में पूछे गए 8 प्रश्नों को गलत माना गया है। इन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इसमें 5 प्रश्न प्राथमिक और 3 उच्च प्राथमिक के हैं। शुक्रवार को टीटी का परिणाम भी जारी किया जाएगा। प्राथमिक स्तर की टीटी में मनोविज्ञान के पहले अंग्रेजी के 3 सबसे ज्यादा यहां पर फायदा उन अभ्यर्थियों को हुआ है जिन्होंने लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी को चुना था। उनको 3 अंक जो है अंग्रेजी में फ्री के मिलने वाले हैं। वहीं संस्कृत का प्रश्न संख्या 64 गलत माना गया है। उच्च प्राथमिक में उर्दू के प्रश्न संख्या 68, विज्ञान वर्ग के प्रश्न संख्या 137 और सामाजिक वर्ग के प्रश्न संख्या 119 को गलत माना गया है। मतलब तीनों में अगर आपने मैथ से थे या आप जीएस से थे, मतलब आर्ट संवर्ग से थे, तो दोनों कंडीशन में एक नंबर आपको यहां पर फ्री का मिलने वाला है। विदित हो कि बीते वर्ष 28 नवंबर को यूपी टीटी 2021 का पेपर आउट होने के बाद 23 जनवरी 2022 को परीक्षा हुई थी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई परीक्षा के लिए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था और 9 प्रश्नों के विकल्प भी यहां पर बदल दिए गए। टीटी 2021 में 9 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प बदल दिए गए। परीक्षा नियामक की ओर से जारी उत्तर कुंजी के बाद छात्रों ने आपत्ति दर्ज
दर्ज की थी। इसे संज्ञान में लेते हुए नियामक ने उच्च प्राथमिक के 4 और प्राथमिक के 5 प्रश्नों के विकल्प को भी बदल दिया है। तो आज जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, और बाकी जैसे ही रिजल्ट आता है सबसे पहले चैनल आपको जानकारी देगा, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट यहाँ पर यूपी टेट को, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की अब बायोमेट्रिक उपस्थिति जो है वो जरूरी होगी। 15 दिन का समय यहां पर दिया गया है। सरकारी और निजी कॉलेजों को 75% से अगर कम उपस्थिति हुई तो छात्र जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। छात्रवृत्ति लेने के लिए छात्रों को बायोमेट्रिक की उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। सरकारी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 15 दिन के अंदर अपने यहां इसकी व्यवस्था करानी होगी। समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक शैक्षिक सत्र में 75% या उससे ऊपर उपस्थिति रहने वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता और शुल्क प्रतिपूर्ति का पात्र माना जाएगा। संस्थाओं को हर माह इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र जो हैं इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। समाज कल्याण निदेशक ने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए मास्टर डाटा में शामिल सभी राजकीय अनुदानित व मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में आधार बेस उपस्थिति प्रणाली बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए उपकरण लगाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए पहले भी संस्थाओं को जानकारी दी जा चुकी है। प्रत्येक संस्थान स्तर पर छात्रों के पाठ्यक्रमानुसार उपस्थिति को राज्य स्तर पर एकत्र करने की जिम्मेदारी एनआईसी और श्रीटान इंडिया लिमिटेड को जो है सौंपी गई। इससे जो है वो धांधली पर रोक लगेगी। इस बार बहुत से छात्रों के जो फॉर्म है वो अटेंडेंस लेस देन 75% की वजह से मतलब रिजेक्ट हो गए हैं, और अगर बायोमेट्रिक होगी तो ऐसे में धांधली की कोई संभावना ही नहीं होगी। सारा डाटा नंबर 1 में जो है वो शो होगा। समाज कल्याण विभाग ने यह साफ कर दिया है कि 75% से कम उपस्थिति होने पर अगर छात्रवृत्ति मिल भी गई है तो उसे वापस करना होगा। इसे वापस दिलाने की जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन की होगी। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली में प्रावधान कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग का मानना है इससे छात्रवृत्ति में होने वाली धांधली कम हो जाएगी, और ये सही बात है कि 100% जो है इसमें धांधली कम हो जाएगी और इसकी जांच वगैरह भी नहीं करानी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेगा, वहीं बदलाव अपनाएगा जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल बीएड की पढ़ाई जो है वो पुराने पाठ्यक्रम से ही रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति के मुताबिक कोर्स की शुरुआत से ही सेमेस्टर प्रणाली लागू होनी चाहिए। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया है। इसी वजह से सवाल उठाया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत बीएड में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाए। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस पर मंथन के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव न करने का फैसला लिया है। सूत्रों का कहना है कि पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय को बदलाव का अधिकार नहीं है, लिहाजा विश्वविद्यालय NCERT के आदेश का इंतजार कर उसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड अभी वार्षिक पद्धति पर हो रहा है, तो ऐसे में कहना यह है कि जो बीएड है यहां भी सेमेस्टर प्रणाली पर अपनाया जाए, जबकि रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक को सेमेस्टर प्रणाली पर कर दिया है। लेकिन रुहेलखंड विश्वविद्यालय का यह कहना है कि जब तक उन्हें NCERT के द्वारा अनुमति नहीं मिलती है तब तक यहां पर द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम ही अपनाया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है कि सपा अधूरी भर्तियों पर संघर्ष करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्ती पूरी होने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी समस्याओं के समाधान के लिए संसद से सड़क तक जो है आवाज उठाएगी। यहां पर यह तो चीज है कि इस टाइम युवाओं को चीजें जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं मिल रही है, भर्तियां भी नहीं आ रही हैं, और फिलहाल 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है बेसिक शिक्षा विभाग से। उम्मीद है जल्द भर्तियां देखने को मिलेंगी। इन सबकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मॉर्निंग वाला वीडियो जरूर देखा करो, इसमें सारी अपडेट आपको एक वीडियो में मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।